हाथरस की टीम के साथियों का जल्दी समझ लीजिए। मैं चाहता हूँ जो साथी खड़े हैं वो व्यवस्था बनाए बैठकर, जो साथी लड़े कोई भी खड़ा रहे बैठ जाए, बड़े के नीचे बैठना पड़े नीचे बैठे, पहले बात तो जगह पर नीचे काफी, जो साथी नीचे लगे वो बैठ जाए। मुझे लगता है गर्मी का माहौल है, गर्मी लगी है, मुझे मैंने क्या देखी गर्मी बैठ जाए, फटाफट बैठ जाए। जब मैं आया तो छोटी बहन कुछ कह रही थी कि 200 लोग मेरे याद आ गए थे। कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो हुनर पैदा करो। कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, रुख हवाओं को मोड़ दो, वो हुनर पैदा करो। और कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्तों तो सिर्फ इतना करो कि अपने घर में बैठकर बाबा साहब बैठ कर पैदा करो, बाबा साहब बैठ कर पैदा करो। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन। एक चीज मैं बता दूं साथियों जो पीछे खड़े हैं, समझकर बैठे हैं, सामने हैं, थोड़े से कड़वे लोग बुरी आदतें हैं हम लोगों में। सहारनपुर से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ, फिर आप सब लोगों को अपने घर छोड़ करके यहाँ। अगर एक दिन का टारगेट देखा जाए मजदूरी, ये महिला यहाँ बैठी है और प्रशासन परेशान है, वो भी खड़े आप लोग भी हैं, और उसके बाद ही यहाँ अगर मैं आपसे कुछ ना लेके जाऊँ, आप मुझसे कुछ ना लेके जाए तो क्या यहाँ आने का कोई फायदा है? भाई घर तो रोज रहता है ना। तो मेरा निवेदन है मंच के लोगों से भी, नीचे के लोगों से भी, वो जो है ना जो आपसी उनकी जो बातें चल रही हैं उनको ना करें। मैं मुंह से कहता हूँ ज्यादा ज्यादा लोगों को बनाया जानता हूँ तो वो बुरी लगेगी। बहुजन समाज में तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ, हाथरस की सरजमी को नमन करता हूँ, यहाँ बैठी आई माताओं को नमन करता हूँ, यहाँ बैठे मेरे पिता मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी बहनें, छोटे बच्चे, सबको नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। मान सम्मान यहाँ के साथ साथ मुझे लगता है कि भीम आर्मी का कार्यकर्ता तो पूरे देश में मिलता है। भीम आर्मी को छोटा बड़ा कार्यकर्ता कहीं नहीं चला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज को पूरा मान सम्मान देता है। मैं भी आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो जो आपने मुझे मान सम्मान दिया उसका आभार शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना दर्द बयान करूंगा कि मेरा दर्द क्या है। मेरा दर्द क्या है वो कि जो महापुरुषों को पढ़ा, जो भारत के प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति के दिल में दर्द होना चाहिए, प्रत्येक माता के दिल में दर्द होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, प्रत्येक देशभक्त के मन में दर्द होना चाहिए जो देश की उन्नति चाहते हैं, प्रत्येक उस व्यक्ति के मन में दर्द होना चाहिए जो इस देश में समता समानता को स्थापित करना चाहता है, उस व्यक्ति के मन में दर्द होना चाहिए जो भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कहूंगा, मैंने पहले कहा कि थोड़े से कड़वे लोग हैं, पीछे झुकने की आदत नहीं है, लोग कहते हैं मुंह पे कहते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है सत्य है कि अगर 4 लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या उनको तोड़ा नहीं जा सकता? भाई 4 लकड़ियां पुरानी कहानी सुनी होगी कि एक पिता ने बेटे को लेके एक लकड़ी दी, उन्होंने फटाफट तोड़ दी, लेकिन जब 4 लकड़ियों का गठन बना तो उसको तोड़ नहीं पाए। मैं सच कह रहा हूं ना, आप ना बताए सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। अगर एक लकड़ी दूंगा तोड़ दोगे, लेकिन 4 इकट्ठी कर दूंगा तो नहीं तोड़ पाओगे ना। ये मैं हाथरस के कार्यकर्ता को बता रहा हूं, क्योंकि हाथरस जिले में हूं। और अगर ऐसा कुछ अलीगढ़ में हो, ऐसा कुछ एटा में हो, ऐसा कुछ मैनपुरी में हो, ऐसा कुछ आगरा में हो, या ऐसा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, किसी भी प्रदेश में हो, तो उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के दर्द निवेदन है कि एक साथी ने छोटी माला घेरी, एक साथी बहुत बड़ी माला लाए, तो आपको क्या लगता था? मैं नहीं समझूंगा कि जो विक्टर परिवार में चल रहा है वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। समझ आ जाता है, जहां करते हैं बैठते समझ आ जाता है, लेकिन क्या विघटन हम लोगों को उन्नति की ओर, तरक्की की ओर ले जा सकता है?
क्या जिस व्यक्ति का हम चीज कर नाम लेते हैं पूरे देश के अंदर, कुछ उनके आंदोलन को धोखा देते हैं, कुछ उनके आंदोलन के लिए समर्पित है, कुछ सिर्फ नाम लेने के लिए उनका आंदोलन लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, क्या इस विघटन से उनके सपने को पूरा किया जा सकता है? ये मैं भारत के लोगों से पूछना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करके बताएं, पूरा किया जा सकता है तो मैं भी विघटन की ओर चल पड़ता हूँ, और अगर पूरा नहीं किया जा सकता तो समता समानता की बात करने वाले लोगों को पहले खुद में एक संगठन का, मजबूत संगठन का निर्माण करना हो, तब कहीं जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कहने का अधिकार। ये मेरा सीधा सीधा मतलब कहने का भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, या वो कार्यकर्ताओं को भीम आर्मी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं कि आपका विघटन ये एक बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है कि अगर आप अपने विघटन की ओर विचार ना करें। समझदार लोग हैं, मेरा छोटा कहना ज्यादा समझना, आप समझ गए हो। देखिए मैं यहाँ पे भाषण देने गया ना, मुझसे भाषण देना आ मैं तो सिर्फ आप लोगों से बात करने आया हूँ। इस देश में बहुजन आंदोलन की बात करने आया हूँ, इस देश में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाले लोगों की बात करने आया हूँ। मैं यहाँ मनु की बात नहीं करूँ, मैं यहाँ सामर्थ्य की बात नहीं करूँ, क्योंकि उनकी व्यवस्था ही आडंबर स्थापित है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जिस आंदोलन के लिए बुद्ध से लेकर के बुद्ध ने पूरा जीवन समर्पित किया, सतगुरु रैदास ने जीवन समर्पित किया, गुरु घासीदास ने जीवन समर्पित किया, गुरु कबीरदास ने, नानक देव जी ने अपना जीवन समर्पित किया, पेरियार ने जीवन समर्पित किया, नरई ने जीवन समर्पित किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, और साहब मानने पर सवाल मेरा ये है कि जब इस देश के अंदर, भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को हो गई, तो इस देश के अंदर लोकतंत्र में निवास करने वाली सबसे बड़ी आबादी आज पीड़ित, वंचित, शोषित क्यों? सवाल मेरा ये है कि अभी अलीगढ़ से आ रहा था तो पता लगा एक लड़के को सिर्फ 2 अमरूद तोड़ने पर उसकी पूरी टांगें पीट कर तोड़कर उसकी ऑन द स्पॉट हत्या कर दी जाती है। सवाल मेरा ये है कि अगर इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, तो इस देश में इस जमात को शासन करना चाहिए था, वो जमात शोषित क्यों है? ये विचार करना चाहिए। अगर मैं अपनी माता से भी पूछूं, घर जाकर के वो बेटी पढ़ी लिखी ना हो, खेत से घास आदमी से पूछूं, मैंने कहा माँ इस बच्चे को क्या करती है, मजदूरी करना चाहती है या जो ऑफिसर अधिकारी बड़ी गाड़ी को घुमाना चाहती है, तो वो बेचारी मेरी पढ़ी लिखी जो मां नहीं है, जिसका जीवन जो है वो गरीब में बीत गया, वो भी हाथ उठा के ये कही नहीं मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं। लेकिन मेरी कौम, जिस कौम का खून मेरे अंदर है, जिसको जगदीश प्रसाद कुशवाहा 90% बता कर गए इस देश में, जिसको माननीय काशीराम साहब ने बहुजन बनाया, 80% कहा, तो एक बड़ा वर्ग इस देश में शोषित रहा है, गरीब रहा है, वो वर्ग इस बात को कब समझेगा? सीधी सी बात है भाई। मैंने भी कहा राजनीति करने नहीं आया, मैं पहले भी ये कह रहा था कि राजनीति नहीं जाएगी, मैंने अभी भी घोषणा की है कि जब तक मेरे टीम, जो मेरी पूरी टीम है, समाज ये मुझे खड़े होकर अगर नहीं आप राजनीति करोगे तब तक मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, ये पढ़ लिया मैंने। लेकिन मुझे एक विचार आया, जब बाबा साहब अम्बेडकर, मान लीजिए हमें साहब काशीराम साहब को पढ़ रहा था, तो उसमें लाइन लिखी हुई थी कि राजनीति आपके 100 परेशानी में ताले की चाबी है, उस चाबी से आप कोई ताला खोल सकते हो। उसको समझने का प्रयास किया तो फिर समझ आया सही से कि ये जो हत्याएं होती है, ये जो बलात्कार होते हैं, इनके लिए हम सड़क में लड़ते हैं, रोड जाम करते हैं, पेपर काटन मुकदमे लगाता है, सरकारी कार्य बढ़ाने के मुकदमे लगाता है, दंगों के मुकदमे लगाता है, हमें जेल डालता है। फिर समझ आया ये तो आज बेरोजगारी का आलम है कि पढ़ा लिखा युवा वो सड़कों पर धक्के खा रहा है,
और सोर्स के आधार पर कब का पढ़ा लिखा भी नौकरी कर जा रहा है। फिर समझ आया कि इस देश की खनिज संपदा, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे की खदाने, सोने की खदाने ये चंद लोगों के हाथ में क्यों है। फिर समझ आया कि इस देश का व्यापार समझते क्या, वो व्यापार जो एक केले वाला यहाँ सड़क पर ठेले लगा कर केला बेच रहा वो भी व्यापार है। वो डाली हमारी जिससे बड़े बड़े वेयर हाउस इस देश में खुलवाए और वहां पर जहां पर केला 1 रुपए का है वहां से 1 केले की कीमत वेयर हाउस में बड़े बड़े मोलों में रखकर 50 रुपए करती है। वो व्यापार कि वो व्यापार यहाँ के चंद लोगों के हाथ में क्यों, यहाँ की जमीन वो यहाँ के चंद लोगों के हाथ में क्यों है। तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा की लाइन समझ डाल कि 100 में 90 शोषित है, शोषित होने लगा रहा है, कि 100 में 90 शोषित है, शोषित होने लगा रहा है। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग आ रहा है, वो नहीं है। ये मैं कह किस लिए रहा हूं, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी जमात जिसको देने वाली जमात बनना था वो जमात न जाने को लेने वाली जमात बनती जा रही है। हाँ सही है, हम गरीब हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी तक अपने अधिकारों पर जाना नहीं है, इसलिए गरीब है। अब किसी दूसरे के कारण गरीब नहीं। जानिए अपने अधिकार जानिए और यहाँ की शासन सत्ता पर कब्जा कीजिए। आज बीजेपी कर क्या रही है, आप बीजेपी का कार्य क्षेत्र देखिए, मैं बुरा नहीं कहता उसको, उनका कार्य क्षेत्र देखिए। उन्होंने अपने मूवमेंट को, आडम्बरी मूवमेंट को, गैर बराबरी के मूवमेंट को, ऊंच नीच के मूवमेंट को, मनु के मूवमेंट को स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगाई और अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारियों को मजबूत किया। बहुत सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी भी। चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ में वो शिक्षक भर्ती के मामले में पड़े रहे, तो समझ आया कि अगर हम में से कोई विधानसभा और संसद में होता तो एक बार संसद में खड़ा होकर कहना पड़ता कि ये जो भर्ती घोटाला हुआ है, घोटाले का मंत्री जेल जाएगा, वरना विधानसभा और संसद चलने नहीं जाएगी। तो समझ आया कि राजनीति का महत्व क्या है। फिर एक चीज और समझ आई, जब काशीराम साहब को पढ़ते थे, क्योंकि लालच किए जाते हैं, कहा जाता है तुम एमएलए विधायक हो जाओ, और बहुत सारी चीजें कही जाती है। काशीराम साहब को पढ़ते थे तो उसने एक लाइन लिखी हुई कि बुद्धिजीवी लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं। बहुत रमाइए को मैं कह रहा हूं, बुद्धिजीवी लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं और कम बुद्धि के लोग नेतृत्व दे देते हैं। उस लाइन का गैर अनेक मतलब निकालेगा। उस लाइन का सीधा मतलब यह है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलकर उनको पढ़कर इस व्यवस्था को समझ जाते हैं, वो लोग लीडर तैयार करते हैं और लीडरों को लड़ने के लिए विधानसभा और संसदों में भेजने का काम करते हैं। मुझे लगता है काशीराम साहब से ज्यादा देश में काम किसी ने किया है। मैं जूता काटने वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को उठाया, लीडर बना देगा जब विधानसभा में। इस लड़ाई को समझिए। मुझे एक चीज का जवाब दिए, क्या शंख बजाने से मेरे पेट में रोटी आ सकती है क्या? ये मेरी बहन बैठी है, मुझे बताइए क्या शंख बजाने से आप मुझे रोटी दे सकती है क्या? आटा सामने रखकर 3 बार आप शंख बजाएं, रोटी सिंगर के पास आ सकती है क्या? कोई ऐसी शक्ति देखिए तनाव में मैंने तो नहीं देखी। मैंने जितनी महिलाओं से पूछा उन्होंने कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो रोटी आटा में पानी डालना पड़ेगा, उंगलियों से आटा गूंथना पड़ेगा और फिर ये फेंकनी पड़ेगी और चूल्हे में सेकनी पड़ेगी, फिर तो उसका डाल सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। इस आडंबरी व्यवस्था को छोड़कर आज की बुद्ध की व्यवस्था में, रैदास नानक कबीर की व्यवस्था में, या मैं ये कहूं वैज्ञानिक की व्यवस्था में अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिए। ये कब होगा? ये क्या बोलते हैं आप? ये सिर्फ बैठकर हो जाएगा? नहीं होगा। ये बैठकर नहीं हो सकता जब तक आप खुद जागृत नहीं हो जाते, जब तक आप भूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझ नहीं जाते, ये तब तक हो नहीं सकता। मैं तो शिक्षक बच्चों से कहता हूं कि हालांकि बीमारी के लिए पार्टी बना दी, जिसका नाम
काम है, चंद्रशेखर भाई को जानते हैं, वो भी कहते हैं कैडर के माध्यम से कि हमें लीडर बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। हमें टिकाऊ लीडर पैदा करते हैं, चाहे 5 साल लगे हमें 10 साल लगेगा। अगर टिकाऊ लीडर पैदा होंगे तो जैसे आज हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अभी मैंने घटना बताई आपको अलीगढ़ की, अभी से एक दिन पहले घटना है शामली की, एक बेटी का रेप करके डाल दिया। उससे पहली घटना है राजस्थान की, अभी छोटा भाई सिकंदर कहलाना। तो ये जो घटनाएं, जो ये तमाम घटनाएं हैं ना, इन घटनाओं से लड़ने की ताकत आप लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। ये सिर्फ हम लोगों को पूरे देश का अनुभव ले लिए इकट्ठा कर और वहां से नई लीडरशिप का डेवलपमेंट करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। मेरा ये मानना है, ये विश्वास है कि आज पूरे देश के अंदर बीमारी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से अन्याय के साथ खिलाफ लड़ रहा है, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो और चाहे 30 साल, मजबूती से लड़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जिस टीम के कार्यकर्ता, जिस टीम का सबसे पहला कार्यकर्ता जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, वो एक हमारे पर राजस्थान चला जाता है, वो एक हमारे पर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश चला जाता है, वो एक हमारे पर उत्तर प्रदेश के सीएम तक को ला देता है। अगर उसके जैसे कार्यकर्ता यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप कर गए तो सोचिए क्या होगा। भाई अभी मैं किसी को नौकरी तो नहीं दे सकता, या दे सकता हूँ, किसी के लिए नौकरी की व्यवस्था कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्या अभी हमारी टीम का कोई व्यक्ति आपको कोई जमीन का पट्टा दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर वो जो सरकारी जो चाबी है, वो चाबी हाथ लग गई तो तुम वापस कर गए हैं, वो चाबी हर समस्या के ताले का है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अपनी और आप वापस आओ मेरे कहने का खास और जनजाति जाते हो, जनजाति के लोगों के लिए कि अगर आपको अपनी उन्नति करनी है, अपने आप के ऊपर से शोषण हटाना है, अपने खुद को शोषण मुक्त करना है, तो अपना राजनीतिक दल बनाकर अपना बल इकट्ठा कीजिए पहले। बाबा साहब बैठने का आज क्या है, आज माफी का पालिका कर दे लोग बुरा मत मानेगा। आज वो 60-65 रुपए की शीशी आती है, उस पर वो मांस जो मेरे पूर्व सदियों से खाते हैं, शिकार के मतलब उस पर आज हम अपना वोट से क्यों कर देते? ले भाई तेरा नहीं तेरा होगा, करते नहीं करते थे। अगर ये व्यवस्था चलती रही तो जो आज बड़े बड़े लोग आपको बताते होंगे, कहते होंगे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो सच हो जाएगा। इसलिए कि जब सही समय के सही लड़ाई की बात होगी, उस समय आप अपने घर के अंदर नशे की हालत में पड़े होंगे, और जब लड़ाई नहीं होगी आप घर से बाहर निकले हुए होंगे। तो सही लड़ाई को समझने का प्रयास कीजिए। भारत के अंदर राजतंत्र नहीं है, भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की गिनती होती है, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम होता है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए प्रयास कीजिए, निरंतर करिए। जो लोग लड़ना छोड़ देते हैं वो मुर्दों से भी आदत बेकार हो जाते हैं। मैं तो हमारी अपने पूर्वजों का, जो मुझसे पहली पीढ़ी रही, उससे पहली पीढ़ी रही, बाबा साहब के बाद की पीढ़ियां रही, कि उन्होंने अपने इस आंदोलन को लड़ना नहीं छोड़ा। वो लड़ते रहे, वो मरे, जेल गए, लेकिन लड़ते रहे। और आज हम जैसे लोग तैयार हो गए। अगर आप ये वादा कर दें कि अगले 5 साल बीमार के साथ खड़े रहे, अगर आप ये वादा कर दें कि आपके जो कार्यकर्ता खड़े हैं, इनको ना कोई खरीद सकता, नए कार्यकर्ताओं को झुक रहा था, नए कार्यकर्ताओं को बिक रहा था, इन पर आप विश्वास करते हैं, तो मैं लिख कर देता हूं अगले 15 साल में इस देश की तस्वीर बदल के दिखा देंगे। बिल्कुल तस्वीर बदल के दिखा देंगे, क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था, बिल्कुल था। जो लोग इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि देश सोने की चिड़िया था, कि सम्राट अशोक के समय में देश सोने की चिड़िया था। जब यहाँ पर
यहाँ जो भारी विदेशी लोग आए, मैं नहीं कहता, ये भारत के इतिहास में है, पढ़ाया जाता है, टुकड़े टुकड़े जिले में पढ़ाया जाता है। यहाँ जो बाहर के लोग आए तो यहाँ की व्यवस्था टूटी है, आज भी कोई तो छोड़ दो। आप अपने घर में जाइए, जाकर चेक कीजिए, अपने फोन से अपना फोन निकालिए, गूगल पर फोन का नाम डालिए, जो एक फोन आपके पास उसका नाम डालिए, जो पैर आपके पास उसका नाम डालिए, घर में एलईडी बल्ब जो भी उसका नाम डालिए, तो 2 सेकंड में रिजल्ट निकल जाएगा कि वो प्रोडक्ट कहाँ रहा है। तो जब समझिएगा ये देश कहाँ जा रहा है, ये देश किस ओर मुड़ रहा है, समझिए। अगर आपको 95% चीजें घर में प्रयोग करने वाली विदेशी ना मिले तो मुझे बताइएगा भैया आप झूठ बोल, बिल्कुल मुझे बताइए। 95% चीजें हम घर में विदेशी यूज कर रहे हैं। मेरा फोन भी विदेशी होगा, जब मैं गूगल बढ़ाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि इसकी जो मैंने घर से वो कहां से आ रही है, चाइना से हो, कहां से आ रही है, अमेरिका से। हालांकि वहां पर इन चीज की खोज करने वाले, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले 50-25 हजार लोग भर्ती हैं, समझ रहे। इस देश के अंदर, भारत के अंदर देखिए कैसे व्यवस्था बदल रही है। अभी हरियाणा में एक रूल लागू हुआ है कि अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको 500 रुपए पे करने होंगे, फीस देनी होगी। लेकिन अगर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो सरकार आपको 1100 रुपए देगी। एक गरीब आदमी क्या करेगा, वो जाएगा 1100 रुपए मिलेगा, भागा प्राइवेट स्कूल में और पढ़ाई करेगा। जब ये देखा हमने, इस पर कहीं क्या दिल्ली तो बात की तो समझ आया कि अब जो प्राइवेट स्कूल के माध्यम से हमारे गरीब परिवार के बच्चे, हम जैसे लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे तो बढ़ जाते थे, अब उनकी बिल्कुल नसबंदी करने का प्रयास यहाँ की मनु की औलादे ये लोग कर रहे हैं। दूसरा भी किसान आंदोलन देखा आपने, सीएनआरसी का, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, लेकिन मेरी समझ आया कि अगर ये व्यवस्था चली तो अगले 10 साल के अंदर भारत के सभी सरकारी स्कूल जो गांव में है, बैकवर्ड क्षेत्रों में, सब बंद हो जाएंगे। वो सरकारी स्कूलों की जमीनें अडानी अंबानी को लीज पे 1 रुपया लीज पर 1 रुपये में 100 साल की दे दी जाएगी। और फिर वहां जो सीएनआरसी का जो तांडव हुआ इस देश के अंदर, वहां पर उन स्कूलों को अडानी अंबानी के वेयर हाउस बनाया जाएगा। वहीं पर किसान की फसल को वहीं का वहीं अपने मन मुताबिक करके रख लिया जाए। ये मेरी समझ है और मुझे लगा ये सही है, ये वाकई सत्य है। फिर 5 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, भैया हमारा बजट नहीं है, आपको अपने बच्चों की फीस देनी होगी, जो 1100 रुपये में दे रहे थे, अब हमें उन्हें वापस पैसे देने होंगे। ये सब चीजें जागृति के माध्यम से पैदा हो सकती हैं। इस देश में जब तक जागृति नहीं मिल जाएगी तब तक मुझे लगता है कि इस देश के अंदर भक्तों की संख्या बहुत है, अनलिमिटेड तौर पर भक्तों की संख्या है। भक्तों की कौन से भक्तों की संख्या है, वो सावरकर की औलादों की संख्या। सावरकर को कभी पढ़िएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हो, पढ़िएगा। मैं गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं कहता, कभी सावरकर को पढ़िएगा। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो सावरकर ने लिखित में माफी मांगी थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की दलाली करना स्वीकार किया था, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं, इसके आइडियोलॉजी को स्थापित किए करना चाहते हैं। और हम तो उधम सिंह के परिवार के लोग हैं, हम तो भगत सिंह के परिवार के लोग हैं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के लोग हैं, जिनके खुद में गद्दारी नहीं है। ये इतिहास कहता है भारत का कि जब छोटी और बेटी की बात आई थी तो हम लोग जन्म में चढ़े थे, छोटी बेटी की तरफ चढ़े, ये नहीं चढ़े। ये क्या कहता है इस इतिहास में लिखा हुआ है कि जब छोटी बेटी की बात आई तो हम जंगलों में चढ़े थे, हमने देश में टट्टी उठाना स्वीकार किया था, लेकिन छोटी बेटी के साथ हम लोग नहीं किया। तो हम तो उस परिवार के लोग हैं। अब तो सिर्फ हमारे परिवार को इकट्ठा होना है। इन जो 85% आबादी है इस देश की, शोषित वंचित, इसको इकट्ठा होना है और यहाँ भोले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना है। तो लोग चीख चीख कर कहते हैं कि ये देश किसका है,
तो मैं उनको बता दूं, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश बुद्ध का देश था, ये देश बुद्ध का देश रहेगा। तुम जितना मर्जी प्रयास कर दो, बुद्ध को कभी मिटा नहीं पाओगे। अब तो बुद्ध के मानने वाले लोग तो मेरे सामने बैठे हैं, हिंदू को तय करता है, आपको तय करता है कि आपको चलना किस ओर है। ये आंदोलन हर बार चले, ये बाबा साहब अम्बेडकर के समय में सत्ता सैनिक दल के रूप में, आरपीआई के रूप में और अन्य संगठन के नाम से चले, कभी दलित बंदर के रूप में, कभी DS4 के रूप में, कभी वामसेव के रूप में चले। आज ये आंदोलन भारत में चल रहा है, बीमारी के रूप में चल रहा है। क्या फिर मुझे बता दीजिए कि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कोई और संगठन इतनी मजबूती से अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हो, सड़क पर लड़ाई कर रहा हो? अगर ऐसा कोई संगठन आपकी निगाहों में है तो आप मेरे पास मैसेज भिजवा दीजिएगा, भैया ये संगठन है, सर्वे करके चले। और कोई मैसेज का डेटा ना मिले तो एक मिनट की वीडियो मेरा नाम लेके, बीमारी का नाम लेकर सोशल मीडिया पर डालिएगा, 10 मिनट में हो जाती है कि भैया भारत में आपसे ज्यादा ये वाला संगठन काम कर रहा है। एक सवाल नहीं जाएगा तो संगठन के साथ आकर बीमारी को विलय कर दिया जाएगा, एक सवाल नहीं जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, कोई संगठन नहीं कर रहा है, फिर समाज के लोगों को वादा करना पड़ेगा कि तन मन धन के साथ हम लोगों को मजबूत करने का काम ये आपको तय करना। और अगर इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी लगातार अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बावजूद भी समाज ये चाहता है कि हमारे फूटा जब तक कोई कतरा ना देख ले, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तो मैं वादा करता हूँ छोटा भाई छोटा बेटा वादा करता है आपसे कि जिस दिन मौत होगी ना उस दिन आंदोलन में योग्यता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो भी ये समझकर खड़े हो जाना चाहिए नहीं, कुछ लोग पैदा हुए थे, कुछ लोग पैदा हुए थे जिन्होंने असली लड़ाई इस देश में शुरू और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, फिर खड़े हो जाएंगे। एक निवेदन स्पीच और करूंगा। देखिए, व्यवस्था चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। आज कार्यकर्ता बीमारी के पास है, कल का नहीं पड़ा, कल शादियां भी होंगी, अभी भी कुछ शादी के विवाह हुए होंगे, उसके विवाह पास आने के बाद होंगे। अब देश में जनसंख्या नियंत्रण पर पूरा काम चल रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है, प्रत्येक बहुजन के व्यक्ति को जिसके पूर्वजों का शोषण बड़े पैमाने पर देश में हुआ है, जो शोषित पीड़ित रहे हैं, खासतौर से इस देश के वो लोग जिन्होंने इस देश में हजारों साल अछूतपन झेला है, वो 2 बच्चे तो मैंने अपने परिवार के लिए और एक बच्चा मेरे बाबा साहब अम्बेडकर और बीमारी की को आगे बढ़ाने का, ये मेरा आपसे निवेदन है। ये तो तय है, ये तो तय है कि अब बीमारी को देश में कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो इतने चेहरे यहाँ खड़े हैं, कुछ चेहरे वहां बैठे हैं, एक तो पार्टी कराने का छोटा भाई है, मंडल कमेटी में है, कहना भैया मेरा नाम नहीं लिया, कहने आपस में लड़ दो, नाम ले तो लिया जाएगा, लड़ दो। तो मैं यही कहता हूं कि भीम आर्मी के गद्दे को मजबूत करने का काम करें। तो मेरे सीनियर बुजुर्ग यहाँ बैठे, मेरे पिता यहाँ बैठे हैं कि एक बार कंधे पर मारकर आशीर्वाद देने का काम करें। अब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिला सही से, जिस दिन आपका आशीर्वाद मिला ना तो गोली से तेज स्पीड में उठोगी, बात को याद रखिएगा। और इस देश की गति पर नीला झंडा फहरेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस देश की गति पर फहरेगा। ये प्रण है बीमारी के लोगों का, ये फहरा कर दिखाएंगे, बिल्कुल फहरा कर दिखाएंगे। अभी तो ये नहीं कर सकते, अगर आप दे दो, यहाँ 98% युवा रखा हुआ है, 98% युवा। आप जानते 23 साल की उम्र बहुत सी बात कर, ये तो पता होगा ना। खुशियां को 16 साल की उम्र बात कर गए। समझिए कि अगर ये युवा एक बार खड़ा हुआ और इस देश में बदलाव के मूल में स्थापित हुआ तो फिर क्या होगा, कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, बीमारी के कंधे को मजबूत कीजिए, अपने मत का सही प्रयोग कीजिए,
देखिए क्षेत्र में कौन आपकी बात सुनता है, कौन आपके साथ खड़ा होता है। अगर उस बीच आपको ये लगे, ये महसूस हो कि नहीं, भीम आर्मी ने जिस पार्टी का निर्माण किया है जो प्योरली 80% लोगों के लिए है, जो सिर्फ और सिर्फ बहुजनों के अधिकार बचाने के लिए है, बहुजनों के राजनीतिक उत्थान के, सामाजिक उत्थान के लिए है। अगर आपको ये लगे कि भीम आर्मी ने जो पार्टी बनाई है इसको हमें वोट करना चाहिए, अब ये लोग मजबूती से व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है हमारी पार्टी को भी वोट दे। और इस बीच अगर ये क्या आपको लगे कि नहीं, अभी ये इनकी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, तो अभी आपकी इच्छा है, हमारा काम तो समाज के साथ खड़े रह करके लड़ना है, उस लड़ाई को लगातार पूरा करते रहे। 1 मिनट अपनी माँ से लूंगा, देखो घी वो फूक लिया, वो करते हैं ना, वो एक आग का कंडा रखते हैं, फिर पर हर महीने कीड़ा होता है, करते हैं ना। और छोटे से बच्चों कहते क्या भाई यहाँ पे जो ये कुछ हो जाएगा तो तेरी तबियत खराब नहीं होगी। देखो बच्चों, आग में घी डालने तो कुछ नहीं होगा, आग में घी डालोगे आग बड़ी होगी, घी को खाने से बुद्धि का विकास होगा। समझ रहे मेरा कहना मतलब क्या? मेरा कहना मतलब ये है कि जो हमारी माता वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है बेचारी, उनको तो नहीं कहा कहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने पालकर बड़ा कर दिया। लेकिन जो मेरी बहनें आज बड़ी हो रही है, पढ़ लिख करके, वो इस 8 नंबर वार्ड से दूर निकले, और जब वो 8 नंबर वार्ड से दूर निकलेंगी ना, तो वो इस देश में वैज्ञानिक और इंजीनियर होगी, और जब वो देश में वैज्ञानिक और इंजीनियर होगी तो इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी समाज की, अगर आपको किसी समाज की स्थिति जाननी हो तो समाज की महिलाओं की स्थिति जान लो, वो समाज की स्थिति आपको पता रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। तो आप भी हो ना, पढ़कर आगे की ओर बढ़ने का काम करें। घी बहुत फूक लिया और इस घी को खा करके बुद्धि का विकास करके आगे की ओर बढ़ने का काम करें, जिससे कि भारत के अंदर महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित हो सके। और अगर ऐसा नहीं करोगे मेरी बहनों, तो फिर क्या होगा? सुबह चौके में रह जाओगी, फिर आगे की नहीं सोच पाओगी। हमारा ये मानना है कि हमारे साथ बहनें भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हों और इस देश के अंदर अपनी आबादी के हिसाब से अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, हमारा ये मानना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बहनें मेरे दर्द को समझेंगी। यहाँ बैठे जो मेरे परिवार के लोग हैं वो मेरे इस दर्द को समझेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, इस दर्द को समझेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी बीच 2 लाइनें इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कही, इस देश की उन्नति के लिए, जिनका नाम चौधरी चरण सिंह साहब, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। और फरमाइएगा मेरी बात को, चौधरी चरण सिंह साहब लिखते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। मैं उन लाइनों का मतलब इस तरीके से लेता हूँ कि भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरने वाला रास्ता भारत के किसान और मजदूर से होकर गुजरता है। यानी भारत की उन्नति का रास्ता अगर कहीं से होकर गुजरता है तो भारत के किसानों के और मजदूरों की उन्नति से होकर गुजरता है। जब तक यहाँ पे शोषित वंचित वर्ग की उन्नति नहीं होगी, भारत को उन्नत देश नहीं कहा जा सकता। बहुत लोग भारत माता की जय जय कहते हैं, भारत माता की जय कहकर ये देश उन्नत हो सकता। तो मैं कहता हूँ भीम आर्मी सबसे तेज चीज मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा होने सकता है, नंबर तो छोड़ ही सकता। शिक्षित हो रहोगे, संगठित रहोगे, जब भी बुद्धि का विकास होगा। किसी भी प्रकार की जय से बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। तो मुझे पूरी उम्मीद है हाथरस के सभी साथियों को मेरी पीड़ा का एहसास हुआ होगा, मेरे दुख का एहसास हुआ होगा, और वो भी अब कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आंदोलन को, हमारे काफी हमारे लिए हम सबके पूर्वजों के आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ की जो आयोजक कमेटी है उसका सिरे जवाहर प्रकाश है, और साथियों के नाम बहुत सारे नाम लूंगा तो ये कहेगा 2 के नाम लेके हमारे नहीं है, लेकिन तो माफी चाहूंगा। ये पूरी कमेटी यहाँ की और आसपास से जिलों से आए लोग, आप सबका आभार शुक्रिया। कितना अच्छा कार्यक्रम आपने लगाया। साथी जिन्होंने पकड़ी बांधी उनका भी आवाज पकड़ी बांधी गई है, खासतौर से विशेषकर माताओं और बहनों का आभार कितने देर आपने याद किया। चंद लाइनों में अपनी बात खत्म करता हूँ। साथियों, हम तो फकीर
भगेरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में दाल रखते हैं। साथियों तो भगेरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में दाल रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कब की परवाह नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में हाथ रखते हैं, अपनी मुट्ठी में हाथ रखते हैं, अपनी मुट्ठी में हाथ रखते हैं। शुक्रिया। जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल, जय संग्राम, जय भीम।